नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एक कहानी ऐसी भी। इसमें हम वो किस्से सुनाएंगे जो सच तो होंगे लेकिन उन पर यकीन करना मुश्किल होगा, जो हकीकत के एकदम करीब होंगे लेकिन साजिश और किस्सों का ऐसा ताना बाना होगा जिस पर आप भरोसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन सच आखिर सच होता है। तो इन्हीं सच्ची कहानियों पर आधारित है ये हमारा खास प्रोग्राम एक कहानी ऐसी भी। एक कहानी ऐसी भी में आज की शुरुआत करते हैं और हम बताते हैं आपको एक ऐसा किस्सा जो बिहार का है। एक ऐसा किस्सा जिसमें एक आईएएस अफसर की पत्नी गायब हो जाती हैं और उनकी हत्या के जुर्म में आईएएस अफसर को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे जांच बढ़ती है आगे, ऐसे ऐसे खुलासे होते हैं जिन पर आपको भरोसा ही नहीं होगा। इन आईएएस अफसर, उनकी पत्नी की हत्या और इन तमाम मुद्दों पर आज की कहानी है। ये बात है साल 1973 की। दरअसल बिहार में एक आईएएस हुआ करते थे, उनका नाम था नागमणि और वो 1952 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अफसर थे। उनकी पत्नी का नाम था रामेश्वरी, जो कि पेशे से वकील थी और पटना हाईकोर्ट में वकालत करती थी। वो रहने वाली कलकत्ता की थी, लेकिन शादी उनकी नागमणि के होने के बाद वो पटना उनके साथ रहने के लिए चली गई और वहीं पर प्रैक्टिस करने लगी। दरअसल 2-3 मार्च 1973 को एक ऐसी घटना हुई जिसने इस आईएएस अफसर की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। रात को अचानक उनको पता चला कि उनकी पत्नी गायब हो गई है। सुबह उठे तो अपने बेटे सुकुमार को उन्होंने बताया कि तुम्हारी मम्मी कहीं चली गई हैं, शायद नाराज होकर के। ऐसा वो आमतौर पर करती थी, इसीलिए बेटे को भी लगा कि शायद गुस्सा होकर मम्मी चली गई हैं और कुछ वक्त के बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए, ना तो उनका कुछ पता चला ना ही वो वापस आई। ये वो दौर था जब किसी के पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, लैंडलाइन हुआ करते थे, लेकिन वो भी कॉल करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। लोकल कॉल्स होते थे, लेकिन एसटीडी कॉल के लिए आपको बुकिंग करानी पड़ती थी, तब कॉल हो पाती थी। कई दिन ऐसे गुजर गए। मामला एक सीनियर आईएएस अफसर का था। ये सीनियर आईएएस अफसर नागमणि उस वक्त फाइनेंस डिपार्टमेंट में ऊंचे पद पर थे, साथ ही साथ उनके पास हेल्थ डिपार्टमेंट भी था। इसीलिए महकमे के तमाम लोग चिंतित होने शुरू हो गए। पूरा प्रशासन जाग गया और कोशिश शुरू हुई कि उनकी पत्नी को ढूंढा जाए। लेकिन वक्त गुजरता जा रहा था और किसी को रामेश्वरी देवी का पता नहीं चल रहा था। आसपास के जिलों में पूछताछ की गई, लोगों से पूछताछ की गई, रिश्तेदारों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी भी तरीके से इसका पता नहीं चला कि आखिरकार रामेश्वरी देवी गई कहाँ। नाराजगी भी थी, तो इतने दिनों तक कैसे वो गायब रह सकती हैं और कहाँ जा सकती हैं, ये सबके मन में सवाल था। दरअसल कई लोग ये भी कहते थे कि नागमणि और उनकी पत्नी में नहीं बनती, लेकिन चूंकि इनके 2 बेटे हैं, परिवार है, तो परिवार को बचाए रखने के लिए साथ में रहते हैं, लेकिन पति पत्नी की तरह इनका रिश्ता ठीक नहीं है। लिहाजा लोग इस एंगल से भी देख रहे थे कि कहीं नाराज होकर के किसी और के साथ तो नहीं चली गई। लेकिन चूंकि मामला एक बेहद संभ्रांत और सीनियर अफसर के घर का था, इसीलिए कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा था। खुसफुसाहट हो रही थी, बातें हो रही थी, चर्चे हो रहे थे। अखबारों में भी छोटे छोटे किस्से आने शुरू हो गए, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं बोलना चाह रहा था। इसी बीच रामेश्वरी की जो बहन है राजेश्वरी, वो कलकत्ता में रहती थी और उनके पति वहीं पर काम करते थे। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पटना को, यानी चीफ सेक्रेटरी बिहार को, जो पटना में थे, उनको चिट्ठी लिखी कि इस मामले में कुछ भी सफलता नहीं मिल रही है, हमें आशंका है कि कुछ अनहोनी हुई है, इसकी जाँच कराई जाए। चूँकि मामला एक सीनियर अफसर का था और चिट्ठी भी चीफ सेक्रेटरी को लिखी गई थी, इसीलिए उन्होंने पटना पुलिस को आदेश दिया कि इसमें जितनी भी गहनता से जांच हो सके की जाए। मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया और जांच शुरू हो गई। क्राइम ब्रांच ने अपनी गंभीरता से जब जांच शुरू की तो उसके हर पहलू को देखना शुरू किया। उनके परिवार वालों को, दोस्तों को, नज़दीकियों को, सबको पूछताछ के लिए बुलाया जाने लगा और उसमें पता चला कि परिवार में वाकई कुछ नहीं बनता था। यानी इस बात की भी आशंका दर्ज की जाने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं नागमणि ने ही अपनी पत्नी रामेश्वरी को कहीं गायब कर दिया या उनकी हत्या कर दी। ये अभी तक साफ नहीं था, लेकिन आशंकाएं हो रही थी। और इसी बीच में 1 महीना और गुजर गया। इस बीच परेशान होकर के नागमणि के बेटे सुकुमार ने पुलिस स्टेशन में मुकदमा लिखवा दिया और वो पुलिस स्टेशन में मुकदमा लिखवाने के लिए गए पास के थाने में, जो कि वहाँ से कुछ वक्त दूर था, लेकिन उनको शंका थी कि क्या उस जगह पर जाने से कुछ पता चल सकता है। इसीलिए सुकुमार ने सोचा कि वो जा करके एक मुकदमा लिखवाएं और उसकी जांच शुरू हुई। जब मुकदमा लिखाया गया, उसके बाद पुलिस की एक टीम तमाम जगहों पर
दबिश देने लगी, लोगों को पूछताछ के लिए बुलाने लगी और उसी बीच में तमाम चीज़ें ऐसी पता चलनी शुरू हुई जो शक की सुई घूम गई नागमणि की तरफ। 11 जून 1973 को नागमणि के बेटे सुकुमार ने करदनी थाना में मुकदमा लिखवा दिया और उसके बाद जो जांच शुरू हुई उसमें कई लोग जांच के दायरे में आए। सबसे ज़्यादा शक जो पैदा हुआ वो नागमणि के नौकर दालचंद कहार के ऊपर पड़ा। ये वही दालचंद था जिसकी नौकरी भी नागमणि ने लगाई थी और फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही चपरासी के पद पर काम करता था। कहा यह भी जाता है कि 2-3 मार्च 1973 जिस दिन उनकी पत्नी गायब हुई उस दिन की इसका सारा मूवमेंट बहुत संदिग्ध था, इसीलिए भी पुलिस को इस पर शक हुआ। पुलिस ने दालचंद कहार को पूछताछ के लिए बुलाया और अगले कुछ चंद घंटों के बाद ही पूरे मुकदमे का खुलासा कर दिया। अगर पुलिस के खुलासे पर यकीन करें तो पुलिस की कहानी ये थी कि नागमणि दरअसल अपनी पत्नी से लगातार झगड़ते रहते थे और नागमणि इस तरह के व्यक्तित्व वाले आदमी थे कि उनके तमाम लोगों से संपर्क और संबंध थे, कई महिलाओं से संबंध थे और इसको लेकर के नागमणि और उनकी पत्नी के बीच में कई बार तकरार और झगड़ा होता रहता था। इसी से तंग आकर के इसी के नतीजे के रूप में उन्होंने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया और वो भी सब बताया गया दालचंद कहार के हवाले से। पुलिस की कहानी के मुताबिक दालचंद कहार ने कड़ाई से पूछताछ में बताया कि नागमणि ने उनको घटना वाली रात अपने घर पर बुलाया। जब वो रात में पहुंचे तो वहाँ पर पहले से ही एक डॉक्टर मौजूद थे और वो डॉक्टर नागमणि के दोस्त थे। इसके बाद डॉक्टर ने और नागमणि ने मिलकर के अपनी पत्नी का गला दबाया, हत्या की और उसी वक्त डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया जिसकी वजह से जहर के असर से उनकी पत्नी की मौत हो गई और उसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए तीनों लोग सरकारी एम्बेसडर कार में घर से निकले। कई जगह पर घूमते घामते वो लाश को ठिकाने की सोच रहे थे, लेकिन उनको कोई मुफीद जगह नहीं मिली क्योंकि उस दिन एक ऐसा त्यौहार था जिसमें तमाम लोग सड़कों पर थे, मंदिरों में सजावट थी और शिवरात्रि का त्यौहार होने की वजह से भीड़ भाड़ काफ़ी थी। तो पहले उन्होंने लाश को बहाने का प्लान किया, लेकिन वहाँ पर भी भीड़ थी, आसपास के मंदिरों में जगमगाहट थी, उसकी वजह से वो लाश को ठिकाने नहीं लगा पाए और इस तरह से बार बार कोशिश करने के बाद वो शहर के बाहर एक ऐसी जगह पर, सुनसान जगह पर निकल आए जहाँ पर उन्होंने लाश को ठिकाने लगाने की सोची। इसी बीच क्राइम ब्रांच जो कि जांच कर रही थी उसको जानकारी मिली कि जिस तरह की महिला की तलाश वो लोग कर रहे थे उसके बारे में बख्तावरपुर पुलिस स्टेशन जो कि पटना से करीब 65 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर उसकी जानकारी मिली है। दरअसल जानकारी के मुताबिक 2-3 मार्च 1973 को जिस दिन महिला गायब हुई थी यानी रामेश्वरी देवी गायब हुई थी, उसी दिन सुबह लोगों ने देखा कि एक गड्ढे के पास एक लाश पड़ी हुई है। उसके बाद पुलिस को इत्तला की गई थी और पुलिस जब वहां पर पहुंची तो देखा महिला के शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं हैं और जानकारी के मुताबिक पुलिस वालों को लगा कि वो संभ्रांत घर की महिला लग रही हैं, इसीलिए कोशिश की गई कि उनके बारे में पता किया जाए, लेकिन तब तक कोई भी इत्तला नहीं मिली थी, कोई भी FIR नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने लावारिश लाश की तरह उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन नमूने के लिए विसरे और शरीर के तमाम जो पार्ट्स होते हैं जिनकी जाँच की जाती है उनको सुरक्षित फॉरेंसिक लैब भिजवा दिया। ये जानकारी यहाँ पटना पुलिस को भी साझा की गई, लेकिन इस बीच दालचंद कहार से पूछताछ चल रही थी और उसने जो भी किस्सा बताया उसके मुताबिक ये कड़ियाँ जुड़ती हुई नजर आ रही थी और उन कड़ियों के मुताबिक बख्तावरपुर इलाके में इस लाश को ठिकाने लगाने के लिए डॉक्टर, नागमणि और ड्राइवर तीनों लोग वहाँ पर पहुँचे। ड्राइवर का काम नागमणि खुद कर रहे थे, इसलिए ड्राइवर उस दिन छुट्टी पर था, लेकिन नागमणि, उनके डॉक्टर और दालचंद कहार उस मौके पर पहुंचे और वहां पर एक गड्ढा खुदा हुआ था जिसमें उन्होंने लाश को डाल करके मिट्टी डाल दी। लेकिन अगले दिन किसी भी तरीके से उस लाश के बारे में लोगों को पता चल गया। ये वो कहानी थी जो पुलिस ने बताई और इसी के आधार पर मुकदमा शुरू हुआ। अब इस मामले में जैसे ही आला अफसरों को पता चला, खबर आग की तरह फैल गई। उस वक्त टेलीविजन और सोशल मीडिया का कोई भी माध्यम नहीं था, लिहाजा अखबारों के जरिए अगले दिन तमाम जगहों पर यह खबर फैल गई कि नागमणि ही अपनी पत्नी के हत्यारे हैं। पुलिस की एक बड़ी टीम नागमणि को गिरफ्तार करने पहुंच गई। जिस वक्त नागमणि को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची, वो अपने महकमे के तमाम अफसरों के साथ बैठ करके एक मीटिंग कर रहे थे, जिस मीटिंग के बारे में कहा जाता है कि जब पुलिस ने बताया कि उनके पास जानकारी है जिसके आधार पर वो उनको गिरफ्तार करने आए हैं, तो नागमणि ने कहा कि उनको पहले मीटिंग खत्म करने दें, उसके बाद वो बात करेंगे। 11 बजे से शुरू हुई मीटिंग करीब शाम को 6 बजे खत्म हुई और जैसे ही नागमणि बाहर निकले, अफसरों ने उनको बताया कि उनके ऊपर इस बात का आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या की है, इसलिए उनको गिरफ्तार किया जाता है।
हालांकि नागमणि ने इस पर साफ तौर पर आपत्ति जताई और कहा कि उन्होंने किसी तरह की हत्या नहीं की है, लेकिन पुलिस ने उस वक्त उनकी कुछ भी नहीं सुनी और उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया और बताया यह गया कि आपके नौकर दालचंद कहार ने ये बात बताई है, सारा खुलासा किया है, उसने सिलसिलेवार सारी घटना के बारे में बताया है, लिहाजा आपको इस आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। अब नागमणि गिरफ्तार हो चुके थे अपनी पत्नी के कत्ल में और उनको जेल भेज दिया गया था, लेकिन पुलिस ने उनकी कस्टडी की डिमांड नहीं की। अगले दिन कोर्ट में पेश करते वक्त उन्होंने दालचंद कहार को तो पुलिस कस्टडी में लिया और कई दिन तक कस्टडी में रखने के बाद पता नहीं वो कहाँ रखा और कितने दिन तक रखा, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक उसको कस्टडी में रखा। लेकिन जो मुख्य आरोपी यानी नागमणि IAS अफसर, उनको कस्टडी में नहीं लिया और उनको जो पूरा मामला था उसमें जेल में जाने दिया। ये बड़ी हैरान करने वाली बात थी। उस वक्त अखबारों में छपा कि पुलिस आखिरकार इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड जो कि IAS अफसर है उसको कस्टडी में लेकर क्यों पूछताछ नहीं करना चाहती है और क्यों दालचंद कहार के ही कथन पर, उसी की बात पर पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन ये सारी बातें अफसर जानते थे, उनके मन में क्या मंशा थी। उन्होंने फिलहाल दालचंद कहार को ही पुलिस कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ की, IAS नागमणि को जेल भेज दिया। इसके बाद पुलिस की एक टीम नागमणि के घर पहुंची और वहां की तलाशी लेनी शुरू की। अब इस कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट आने वाला था जो आपको हैरान कर देगा। दरअसल जब नागमणि के घर में जांच शुरू हुई, वहां पर चीज़ों की पड़ताल शुरू हुई, तो उनके घर के से करीब 100 के आसपास ऐसी अश्लील तस्वीरें निकली जिसमें जिन लोगों के साथ नागमणि की तस्वीरें थीं वो देखकर जो भी लोग थे वो बेहद हैरान हो गए। बताया जाता है सबूतों के मुताबिक उस वक्त के तमाम ऐसे रसूख वाले बड़े अधिकारी, जिनमें IAS अफसर, डॉक्टर्स, नर्सेज और तमाम पॉलिटिशियंस थे जिनकी पत्नियों की अश्लील तस्वीरें नागमणि के साथ थीं। यहाँ तक कि उस वक्त मुख्यमंत्री की पत्नी, गवर्नर की पत्नी, उनकी भी अश्लील तस्वीरें नागमणि के साथ उसके घर में तस्वीरों के रूप में पाई गई। इसके बाद पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में खुल करके कुछ नहीं बोला, लेकिन सारे लोग जानते हैं कि इन बड़े लोगों के साथ तस्वीरें मिली थी और काफ़ी हंगामा भी हुआ था। लेकिन किसी अखबार ने मुख्यमंत्री और गवर्नर की पत्नी होने का कोई भी चीज़ नहीं छापी, लेकिन इसका उल्लेख कई जगहों पर मिलता है। हालांकि चार्जशीट में भी पुलिस ने लिखा कि वह एक चीफ इंजीनियर की पत्नी के साथ उसकी अश्लील तस्वीर मिली थी, कई डॉक्टर्स के साथ मिली, कई नर्सेज के साथ मिली, लेकिन मुख्यमंत्री और गवर्नर की बात को आधिकारिक रूप से पुलिस ने नहीं कहा। उसके बाद जब जांच शुरू हुई तो नागमणि के खिलाफ पुलिस ने ऐसे सबूत बनाए थे कि उनको जेल में ही तमाम दिनों तक रहना पड़ा। और जब चार्जशीट दाखिल हो गई उसके बाद इस पूरे मामले में जांच शुरू हुई और पूछताछ शुरू हुई। हैरानी की बात यह है कि जैसे ही पहली पेशी हुई, नागमणि का नौकर दालचंद कहार अदालत में फूट फूट कर रोने लगा और उसने साफ शब्दों में कहा कि कोई हत्या नागमणि ने नहीं की है, जितनी कहानी मेरे हवाले से बताई गई वो सब झूठी है। यानी नागमणि ने अपनी पत्नी रामेश्वरी की हत्या नहीं की है, हत्या किसी और ने की है। वो बहुत शरीफ आदमी है और उन्होंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि उनके ऊपर कोई कानूनी शिकंजा कस सके। हालांकि उसने फोटो के बारे में कोई भी जानकारी होने से मना किया, लेकिन हत्या के बारे में उसने साफ तौर पर कहा कि उस वक्त बख्तावरपुर पुलिस ने उसके सीने पर गोली रख करके उससे जबरन कहलवाया कि जो कहा जा रहा है वो कहो, वरना तुम्हें जान से मार देंगे। इसीलिए डर के मारे उसने ये सारी कहानी बताई, लेकिन इस सारी की सारी कहानी मनगढ़ंत है। ये सुनने के बाद पूरी अदालत सख्ते में आ गई, जो वहाँ लोग मौजूद थे सख्ते में आ गए। लेकिन अदालत के सामने चुनौती थी कि क्या फैसला दें, क्या इस मामले में आगे बढ़ाएं या फिर इस मामले को यहीं पर जांच के लिए आगे आदेश करें। अदालत ने प्राइम जो सस्पेक्ट था, जिसका प्राइम गवाही थी, जो सबसे बड़ा इसमें गवाह था, उसकी बात को गंभीरता से लिया और इस पूरे मामले में नागमणि थे उनको जमानत दे दी, क्योंकि यही वो गवाह था जिसके आधार पर नागमणि को गिरफ्तार किया गया था। कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली थी जिसके आधार पर नागमणि को जेल में रखा जाता, इसलिए जमानत दे दी गई। इसके बाद पुलिस हाईकोर्ट गई, वहाँ पर भी तमाम दलीलें दी। इस बीच जांच चलती रही। जांच के दौरान पता चला कि पुलिस ने जिस वक्त वो लावारिश लाश रामेश्वरी देवी की पाई थी बख्तावरपुर पुलिस स्टेशन में, उसकी गहनता से जांच नहीं हुई थी। लिहाजा क्राइम ब्रांच पहुंची बख्तावरपुर पुलिस स्टेशन। उसने जानने की कोशिश की कि आखिरकार जांच के नाम पर क्या किया गया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने बड़ी कोशिश की थी रामेश्वरी देवी के बारे में पता करने की कि आखिरकार किसकी लाश है। जब नहीं पता चला तो उन्होंने लावारिश लाश के तौर पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन एक काम जरूर किया था कि उसका विसरा जांच के लिए सुरक्षित रख लिया था। यानी
अभी भी एक ऐसी चीज़ थी जिससे साफ हो सकता था कि रामेश्वरी देवी के साथ आखिरकार हुआ क्या था। फोरेंसिक लैब टीम भेजी गई और वहाँ पर पता चला कि रिपोर्ट में आया कि इस पूरी घटना में कहीं भी जहर का इस्तेमाल नहीं हुआ। जैसा कि शुरुआत में ही दालचंद कहार कह रहा था कि उसको पुलिस ने जबरन कहलवाया, और पुलिस ने अपनी कहानी में कहा था कि दालचंद लोहार ने यह बयान दिया है कि एक डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया जिसमें जहर था, जिसकी वजह से रामेश्वरी देवी की मौत हुई। तो अब ये कहानी पुलिस की भरभरा कर गिर पड़ी, जिसमें उन्होंने कहा था जहर दे करके मारा गया, डॉक्टर, नागमणि और दालचंद ने मिल करके रामेश्वरी देवी को मारा था। अब साफ हो चुका था कि रामेश्वरी देवी की हत्या जहर से नहीं हुई है। अब पुलिस की जांच आगे बढ़ रही थी, लेकिन इसी बीच अदालत ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार करना शुरू किया। पुलिस से सवाल जवाब करने शुरू किए, सरकार से पूछना शुरू किया कि जब आपके पास एविडेंस नहीं है तो आखिरकार इतने सीनियर आईएएस अफसर को जेल में किस लिए भेजा गया है। उस वक्त वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और उस सरकार के दौरान नागमणि को जेल भेजा गया और जेल में उनके साथ तमाम तरीके की ऐसी बातें कही गई जिससे साफ होता था कि सरकार भी इस पूरे मामले में उनके कृत्य पर बहुत नाराज है। लेकिन साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा किसको नाराज़गी है, ये कभी भी साफ नहीं हो पाया। लेकिन इतना तय था कि अब ये पूरा मामला एक नया मोड़ लेने वाला था। अदालत ने नागमणि की अपील पर उनको जमानत दे दी और वहाँ से मुकदमा लड़ने के बाद वहाँ से मुकदमा जीत भी गए, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि किसी साजिश के तहत उनको फंसाया गया है और इस हत्या से इनका कोई लेना देना नहीं है। पुलिस इस मामले में आगे जांच जारी रखे। कई महीनों तक पुलिस ने जांच की, लेकिन फिर भी साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार रामेश्वरी देवी की हत्या कैसे हुई। आखिर कैसे रामेश्वरी देवी बख्तावरपुर पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में पहुंची, आखिर कैसे वो घर से बाहर निकली और आखिर कैसे वो गायब हो गई, ये अभी तक रहस्य बना हुआ था और पुलिस इसी रहस्य की तलाश में थी। हालांकि कई लोगों का मानना यह है कि उनकी पत्नी का तमाम लोगों के घर जाना आना था, जिसमें से तमाम ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस ऐसे लोग थे, तो किसी के भी साथ किसी पार्टी के बहाने या कहीं जाने के बहाने निकली होंगी। उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन इससे एक बात सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार जिन भी किसी के साथ रामेश्वरी देवी उस रात निकली वो उनका करीबी तो होगा ही, लेकिन वो पावरफुल भी होगा, यानी वो पॉलिटिशियन होगा या ब्यूरोक्रेट होगा या उस शहर का कोई ऐसा खास आदमी होगा जिसके साथ कंफर्टेबली रामेश्वरी देवी चली गई। एक बात और भी सामने आई कि रामेश्वरी देवी को नींद में चलने की बीमारी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नींद में चल के चली गई, लेकिन इस थ्योरी पर तुरंत ही रोक लगा दी गई, क्योंकि साफ था कि 65 किलोमीटर दूर नींद में चल के कोई नहीं जा सकता, इसलिए इस पर सोचना भी गलत होता। लिहाजा पुलिस ने अपनी जांच इस लाइन पर बंद कर दी। सवाल अभी भी खड़ा हुआ था कि आखिरकार रामेश्वरी देवी की हत्या किसने की। इस बीच आपको बता दें कि आखिरकार इस पूरे मामले में जो अश्लील तस्वीरों का सच है वो क्या है। अश्लील तस्वीरें जब पुलिस को मिली उसके बाद हड़कंप मच गया। अंदर ही अंदर इस बात की जांच होने लगी कि आखिरकार नागमणि के पास ये तस्वीरें कैसे आईं और इन लोगों से संबंध कैसे बने। नागमणि को जानने वाले लोग तमाम बताते हैं कि वो एक चार्मिंग पर्सनालिटी थे, जिनका लेकर के तमाम लोगों का आकर्षण बड़ी आसानी से हो जाता था। और पार्टी करने वाले नागमणि अक्सर ऐसी पार्टीज में जाते थे जहां पर ये बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े पॉलिटिशियंस, उनके परिवार के लोग भी शामिल होते थे। शायद वहीं पे इनके संपर्क और संबंध बनने शुरू हुए, लेकिन इतने खास और इतने बड़े ओहदे वाले लोगों के साथ इस तरह के संबंध हो जाएं, ये यकीन करना मुश्किल था। लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि उस वक्त जिन लोगों ने जांच की उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा और उसी के हवाले से भी कई बार जिक्र किया कि उन्होंने खुद देखा कि नागमणि के साथ मुख्यमंत्री की पत्नी की, गवर्नर की पत्नी की और तमाम बड़े ब्यूरोक्रेट्स की पत्नी की अश्लील तस्वीरें थीं। लेकिन चूंकि मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए उसका जिक्र कई जगह पर नहीं किया गया। आधिकारिक रूप से चार्जशीट में भी इसका जिक्र नहीं किया गया। उसमें बताया गया कि चीफ इंजीनियर की पत्नी के साथ उनके अवैध संबंध थे और उसकी अश्लील तस्वीरें मिली थी, इसका जिक्र किया गया। हालांकि उसको केस, मर्डर के केस में आधार नहीं बनाया गया, लेकिन इसका जिक्र चार्जशीट में किया गया। और उसी के आधार पर तमाम और किस्से भी बताए गए, जिसमें कई डॉक्टर्स, कई ब्यूरोक्रेट्स और कई बड़े लोगों की पत्नियों का भी जिक्र था कि उनकी भी तस्वीरें नागमणि के घर में सर्च के दौरान मिली हैं। अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार नागमणि के खिलाफ ये साजिश हुई क्यों। तो हम आपको बता दें कि नागमणि इस ऊंचे ओहदे पर रहने के पहले तमाम जगहों पर जिले में जिलाधिकारी भी रहे, एक यूनिवर्सिटी में कुलपति भी रहे, जहाँ पर जगन्नाथ मिश्र जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हुए, वो प्रोफेसर हुआ करते थे। उनसे इस बात पर उनका झगड़ा हो गया, इस बात पर अदावत हो गई कि जगन्नाथ मिश्र जिस वक्त वहाँ पर प्रोफेसर के पद पे काम करते थे, राजनीति ज्वाइन करने के बाद यहाँ से भी सैलरी ले रहे थे विधायक के तौर पर, और वहाँ प्रोफेसर की भी तनख्वाह ले रहे थे।
इस बात पर कुलपति के तौर पर नागमणि ने आपत्ति दर्ज कराई कि 2 जगह से तनख्वाह लेने के मामले में आपने अपराध किया है, और ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जगन्नाथ मिश्रा अच्छे खासे नाराज़ हुए। बाद में जब वो मुख्यमंत्री बिहार के बने तो इसको इससे भी जोड़ा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं के नाराज़गी का नतीजा था कि इस साजिश का ताना बाना बुना गया। एक और कांग्रेस के नेता थे जिनका नाम था गफूर खान, जो कि बाद में मुख्यमंत्री बने, लेकिन पहले वो कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। उस दौरान बिहार में विधानसभा चुनाव हो या कोई और चुनाव हो, बूथ कैप्चरिंग आम बात थी। तो गफूर खान के कुछ लोग बूथ कैप्चरिंग कर रहे थे, लेकिन उस बूथ कैप्चरिंग के दौरान नागमणि ने आपत्ति दर्ज की और उनके लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनको गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की तो गफूर खान काफ़ी नाराज़ हो गए। यहाँ तक कि गफूर खान खुद भी मिलने गए तो नागमणि ने साफ तौर पर मना कर दिया कि कानूनन जुर्म करने की वजह से इन लोगों को नहीं छोड़ा जा सकता। ये नाराज़गी गफूर खान को थी। कई और ऐसे मौके आए, क्योंकि नागमणि को एक ईमानदार अफसर के रूप में जाना जाता था, तो कई रसूख वाले बड़े नेताओं से, बड़े ब्यूरोक्रेट से उनकी नाराज़गी थी। और कमोवेश सब लोगों को ये भी पता था कि उनकी पत्नियों के साथ उनके कुछ अवैध संबंध हैं। कई लोगों को इस बात का शक था, कहीं अंदर अंदर खुलासा भी था। इसी की वजह से कई एक बड़े लोग और कई बड़ी लॉबीज़ उनके खिलाफ थी, और इसी साजिश का नतीजा हो सकता है कि नागमणि के खिलाफ इस साजिश का ताना बाना बुना गया हो। नागमणि ने किसी भी तौर पर इस बात को इनकार किया कि उनका किसी के साथ संपर्क था, लेकिन जो सबूत थे वो बताते थे कि उनके इस तरह के अवैध संबंध थे। इस पूरे मामले में इतनी जांच के बाद आज भी साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार रामेश्वरी देवी की हत्या किसने की थी। लेकिन साजिश का ये जो ताना बाना था इतना गहरा था, जिससे पता चलता है कि अगर सत्ता में बैठे हुए लोग, बड़े ब्यूरोक्रेट्स और पावरफुल लोग किसी तरीके की अदावत रखते हैं तो किस हद तक जा सकते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने आदेश किया कि नागमणि निर्दोष हैं और उनको बाइज्जत बरी किया। बाइज्जत बरी करने का मतलब साफ होता है कि अगर जो आरोप आप पर लगाए गए हैं वो किसी भी रूप में साबित नहीं हुए, कोई भी सबूत आपके खिलाफ नहीं पाए गए और किसी भी तरीके से आपके खिलाफ कोई भी आरोप तय नहीं है, लिहाजा आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत बरी किए जाने में तमाम वो सुविधाएं, वो वक्त जो आपका गुजर गया, उस दौरान होने वाले फ़ायदे, उस दौरान आपका ओहदा, आपके पैसे का नुकसान, सबकी भरपाई करने का अधिकार, निर्देश दे सकती है अदालत। अदालत ने यही किया, सरकार को आदेश दिया कि जिस पद पर थे उस पद पर रहते हुए इस वक्त किस प्रमोशन के स्थल पर होते, क्या उनकी सैलरी होती, उनकी क्या पोजीशन होती, सब वापस की जाए। इस फैसले के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आदेश को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शब्दों में ये निर्देश दिया कि जो नागमणि हैं उनके सभी अधिकार उनको वापस दिए जाएं, उनको उनका पद वापस दिया जाए। उस पद के हिसाब से जो भी प्रमोशन का स्तर आज की तारीख में होता है उस स्तर पर उनको प्रमोट करके उनको अपॉइंट किया जाए। और ख़ास बात ये कि जिस वक्त ये आदेश दिया उसके लिहाज से वो उस वक्त बिहार के चीफ सेक्रेटरी होते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, लिहाजा बिहार सरकार ने इस आदेश को तो माना, लेकिन उनको चीफ सेक्रेटरी नहीं बनाया, उनको बनाया गया एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, यानी कि महकमे का सबसे बड़ा अधिकारी उससे नीचे का अधिकारी, सूबे के सबसे बड़े अधिकारी चीफ सेक्रेटरी से ठीक नीचे, और उनको उस दौरान की तमाम तनख्वाह, तमाम भत्ते, तमाम हर्जाना भी दिया गया। यहाँ तक कि जो मुकदमा लड़ने के लिए वकील और कानूनी फीस खर्च हुई थी वो भी दी गई। लेकिन ये अजीबोगरीब दास्तान एक ऐसे IAS अफसर की है जो महकमे का सबसे पावरफुल अधिकारी था, एक ऐसे स्टेट का जहाँ के स्टेट के चीफ मिनिस्टर की पत्नी के साथ उसके संबंध थे, वहाँ के गवर्नर की पत्नी के साथ उसके संबंध थे। इसीलिए उसके खिलाफ इस तरह साजिश का ताना बाना बुना गया कि आखिरकार उसको 7-8 साल कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, जेल जाना पड़ा अपनी ही पत्नी की हत्या के मामले में। लेकिन आखिरकार सबूतों के अभाव में और किसी भी तरीके की चीज़ सिद्ध न होने की वजह से अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी किया। हमारी जानकारी के मुताबिक नागमणि आज भी जीवित हैं और करीब 90-95 साल की उम्र में चेन्नई में अपने किसी रिश्तेदार के साथ रहते हैं। अब इसमें तमाम चीज़ों के बीच में सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि आखिरकार नागमणि ने नहीं तो किसने रामेश्वरी देवी की हत्या की। तो एक कहानी ऐसी भी कि आज के एपिसोड में आज बस इतना ही। अगली बार फिर किसी एक अजीबोगरीब और बड़ी रोचक कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।